Hello students, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and we are again going to continue this series, the Bipin Chandra series. This is Bipin Chandra's India's struggle for independence. This is modern history I am covering. If you are preparing for UPSC examination, UPSC की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी क्लासेस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी, बिकॉज यहाँ पे आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सीरीज देख लेते हैं तो बुक जो है उसी को मैंने इस सीरीज में कंप्लीटली एक भी इंफॉर्मेशन छोड़े बिना मैं आपको कवर करा रहा हूँ। एंड बिलीव मी, अगर बुक पढ़ते हो तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं बता रहा हूँ कि बुक अगर आपने पढ़ी मान लो या फिर सीरीज देखी, बात एक ही है। सीरीज देखने से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज वही सारी चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। साथ में आपको नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के तौर पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो जितने भी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन खोलना, आपको नोट मिल जाएगा, नोट डाउनलोड कर लेना। सेम 2 सीरीज है मेरी ऑलरेडी अपलोडेड है, इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह वाली और इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत वाली, दोनों का भी नोट अवेलेबल है। सीरीज देख लेना बहुत जरूरी है। अगर आप शॉर्टेज में हो टाइम के और चाहते हो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज आपको शॉर्ट टाइम में मिल जाए, तो ये क्लासेस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। बिलीव मी, एक बार आप देखो एक वीडियो को, आपको समझ में आएगा कि इट्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बुक विथ मिनिमल टाइम, ठीक है। चलो एनीवे, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ये बहुत जरूरी है, आप नहीं करते हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर देयर इज अ न्यू वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन। पॉइंट वाइज देखेंगे हम लोग। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये 31.2 है, 31.1 देख लेना, ठीक है। सीरीज कंटिन्यू देखो, ये चैप्टर का एक ऑलरेडी पार्ट अपलोडेड है, उस पार्ट को देख लेना, ठीक है। आई बिलीव कि आप वो पार्ट देख के यहाँ पे आए हो और तब आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो कहा जा रहा है कि ये जो कॉम्युनलिज्म है ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 स्टेजेस में होते हैं, ठीक है, वो सब बातें आप देख लेना। तो ये जो कॉम्युनलिज्म है ये बाई प्रोडक्ट है किसका? कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। अब देखो इसी मैटर पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये क्या है भाई। तो देखो, कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उस समय जब ब्रिटिशर्स थे, तो इसको बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कर दिया था, अंडर डेवलप्ड, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज थे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, जॉब क्रिएशन नहीं था, अंडर डेवलपमेंट था, हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो चुका था, मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं लग रही थी, तमाम तरीके की प्रॉब्लम थी, लोगों में आक्रोश था, ठीक है, लोगों में आक्रोश था, इंडियन इकोनॉमी जर्जर हालत में थी। और इसी वजह से नेशनलिज्म का भी जन्म होता है, इसी वजह से कॉम्युनलिज्म का भी जन्म होता है, इसी वजह से सोशलिज्म का भी जन्म होता है। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लूटा बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो इट इज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट, बिकॉज यही कॉलोनियल कैरेक्टर इंडियन इकोनॉमी का है जिसकी वजह से नेशनलिज्म भी जन्म लेता है। नेशनलिज्म, जैसे दादा भाई नौरोजी का आपने नाम सुना होगा, कैसे उन्होंने नेशनलिज्म जगाया लोगों के बीच में, इकोनॉमिक क्रिटिक किया उन्होंने, इकोनॉमिकली क्रिटिक किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है। तो लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ गया, इकोनॉमी के तौर पे जोड़ के बताओगे तो लोग तो जानते ही हैं कि यार सच में ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। नेशनलिज्म जन्मा, कॉम्युनलिज्म जन्मा, सोशलिज्म, ये तीनों जन्मे कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। उस समय ऑप्शन था, मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं थी हमारी कंट्री में, एंड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान नहीं दिया जाता था, एंड अदर सोशल एंड कल्चरल सर्विसेज भी हमारी बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। एंड देयर वर आल्सो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ग्रेट डिप्रेशन ने उसमें और फ्यूल डाल दिया। जब ग्रेट डिप्रेशन जब अमेरिका में आया था, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड एकदम जर्जर हालत में चला गया था, पूरा वर्ल्ड इस ग्रेट डिप्रेशन के चक्कर में फंस गया था। ये इकोनॉमिक पार्ट है हालांकि, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री में भी आपको जानना है, 1928 में हुआ था ये ग्रेट
डिप्रेशन, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो लार्ज स्केल में और बढ़ गया। इनफैक्ट प्रिवेल तो कर रहा था पहले से ही, ये और इंक्रीज हो गया जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम था। देखो ग्लोबल इकोनॉमी जर्जर हो गई थी, किस लिए? ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। तो डेफिनेटली इंडिया पे भी असर पड़ना ही था, तो इस वजह से भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसी का बाई प्रोडक्ट है ये कॉम्युनलिज्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मिडिल क्लास बैकबोन रहे हैं, मिडिल क्लास जो थे वो बैकबोन थे बोथ ऑफ द मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1905 टू 1947 एंड लेफ्ट विंग पार्टीज एंड ग्रुप्स एज सच ऑफ, जो 1920 के बाद बनी थी। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि कॉम्युनलिज्म का बैकबोन क्या था तो मिडिल क्लास था, कहूँ कि मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट का बैकबोन क्या था तो मिडिल क्लास था। ठीक है, अपर क्लास नहीं था, लोअर क्लास भी ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन मिडिल क्लास जो कि बीच में था वो एस्पायरेशन रखता था, वो भी अपने पोजीशन को सुधारने का, वो भी जॉब चाहता था। देखो सबसे ज़्यादा कष्ट मिडिल क्लास वालों को ही होती है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे जान लो कि जो कम्युनलिज्म का बैकबोन था, जो मास बेस था, वो क्या था? मिडिल क्लास था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। जो इस वजह से जो था ना, मास बेस तो था ही, इन्होंने अपना नेशनलिज्म में पार्टिसिपेट शुरू कर दिया, बिकॉज ये जानते थे कि इंडियन इकोनॉमी की हालत इतनी जर्जर है, ये तभी सुधरेगी जब ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग जाएं। ठीक है, और हम लोग खुद अपना रूल करें। तो ये लोग धीरे धीरे मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे, लेफ्ट विंग में जाने लगे, पॉलिटिकल ये लोग बहुत मास बेस इन्होंने सर्व किया। लेकिन जो ये लोग थे, दे लैक्ड ए वाइडर सोशल विजन, वाइडर सोशल विजन लैकिंग था यहाँ पे, जिसकी वजह से इनके अंदर नैरो विजन आ गया। नैरो विजन, ये सोचने लगे कि यार हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, मैं इस कम्युनिटी से हूँ, मैं इस कम्युनिटी से हूँ, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए तो मैं अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ। धीरे धीरे इनमें लीडर पैदा होने लगे, बोले कि आप इस कम्युनिटी से हो, मैं सपोर्ट करो, आपकी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा, बाकी जाए भाड़ में। तो वाइडर सोशल जो विजन था वो खत्म हो गया और नैरो विजन शुरू हो गया। ठीक है, नैरो विजन की वजह से कम्युनलिज्म को बहुत हवा मिला और कम्युनलिज्म हमारे कंट्री में प्रिवेल करने लगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। So they lacked a wider vision and political understanding and looked to their narrow immediate interest that gave rise to the communal, caste or provincial reservation in the jobs. Now they started demanding, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि रिजर्वेशन जो हो हमारे कास्ट लाइन पे, हमारे कॉम्युनल लाइन पे, या प्रोविंशियल रिजर्वेशन हमें जॉब में दिया जाए। इसी के वजह से धीरे धीरे कम्युनिज्म जो था, कम्युनलिज्म, वो बढ़ता चला गया। इनफैक्ट दे आल्सो डिमांडेड देयर रिजर्वेशन इन म्युनिसिपल कमिटीज, लेजिस्लेचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे कारण है भैया। आगे बढ़ते हैं। दे बिलीव्ड इन द ग्रुप आइडेंटिटी सच एज कास्ट, प्रोविंस, religion to enhance their capacity to compete with the others। तो देखो भाई, अब इनका नैरो इंटरेस्ट हो ही चुका था, तो इन्होंने क्या किया, ग्रुप आइडेंटिटी में बिलीव करना शुरू कर दिया। जैसे मैं इस कास्ट का हूँ, या मैं इस प्रोविंस, इस एरिया से हूँ, मैं इस रिलीजन का हूँ। ये जो सोच थी ना, ये सोच के वजह से एक ऑरा मिला, एक ताकत मिला कॉम्युनल पॉलिटिक्स को। जो उस समय के पॉलिटिशियंस थे, जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनको एक ताकत दिखा कि भाई देखो यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिटी धीरे धीरे बन गई है, क्यों ना अपनी रोटी से की जाए। तो इट गेव सर्टेन ऑरा of the validity to the communal politics. What given? Certain aura. So this group identity such as caste, province, religion, जो लोगों ने विश्वास दिखाना शुरू कर दिया ना, उसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एजुकेशन का ग्रोथ था ना, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्प्रेड करने लगा। वेल ऑफ पीजेंट्स के बच्चे भी अब पढ़ने लगे थे, एजुकेटेड होने लगे थे। गांव में, रूरल एरिया में भी एजुकेशन जाने लगा था धीरे धीरे। रूरल एरिया में जब एजुकेशन गया, वहाँ के बच्चे जो अच्छे किसान थे, पढ़े, मतलब जिनके पास थोड़ी सी ज़्यादा वेल ऑफ थे, मतलब ज़्यादा उनके पास रेस्पेक्टिवली ज़्यादा ज़मीन होगा, ज़्यादा उपज करते होंगे, तो वेल ऑफ पीजेंट्स के या फिर स्मॉल लैंडलॉर्ड्स तक भी धीरे धीरे ये एजुकेशन पहुँचने लगा। अब इन बच्चों को भी लगने लगा कि यार हम तो एजुकेटेड हैं, वी ऑल्सो नीड जॉब, जॉब हमें भी चाहिए।
They also started seeking job, ठीक है. So job seeking process started in rural areas also. And वही नहीं, रूरल एरिया में जॉब तो लोग मांगने लगे बिकॉज एजुकेटेड होने लगे. साथ में एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, स्टैग्नेंट था ड्यू टू एग्रीकल्चर जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की. तो एग्रीकल्चर में स्कोप था नहीं उनका, पढ़े लिखे हो चुके थे, जॉब मांग रहे थे. तो धीरे धीरे क्या होना था, वो लोग धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे टाउन एंड सिटीज में. दे फ्लॉक्ड ऑन द टाउन एंड सिटीज. दे स्टार्टेड फ्लॉकिंग ऑन द टाउन एंड सिटीज. सिटी और टाउन में वो लोग जमा होने लगे, जाने लगे. एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ यूथ टू द सिटी. एंड एक मास बेस मिला कॉम्युनल रिजर्वेशन का, कॉम्युनल नॉमिनेशन का. ये लोग डिमांड करने लगे. अब गए सिटी में देखा, अरे यार यहाँ मैं इस कास्ट का हूँ, इस कास्ट के लोग भी यहाँ पे हैं, अब इनको मैं ज्वाइन कर ले तो मेरा जॉब मिल जाए, बाकी जाए भाड़ में. नैरो इमीडिएट इंटरेस्ट, ये वाला. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. When the anti-imperialist struggle entered a more passive phase, many belonging to the middle class shifted to short-term solutions. ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो उस समय मूवमेंट तो चल ही रहा था, एंटी इंपेरियलिस्ट स्ट्रगल हमारी कंट्री में चल रहा था, हमारे नेशनलिस्ट चला रहे थे. लेकिन ये मूवमेंट्स जो थे हमेशा पीक पे नहीं रहते थे, कई बार इसमें बहुत डाउन साइड आता था, काफी पैसिव फेज में ये सब घुस जाते थे. तो पैसिव फेज में क्या होता था कि जो इसमें पार्टिसिपेंट थे, जो मिडिल क्लास जो इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था, उसको लगता था कि हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस स्ट्रगल से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कम्युनलिज्म का साथ दें और अपनी सिमिलर आइडियोलॉजी वाले लोगों से मिलकर अपना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ लें. ये भी कारण रहा. दिस इज व्हाई द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म अकर्ड इन आवर कंट्री. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, कम्युनलिज्म वाज डीपली रूटेड इन एंड वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट and aspiration of the middle class in a social situation in which opportunities for them were grossly restricted. तो अगर मैं इन पूरी बातों का सार कहूँ ना, तो सार यही निकल के आता है कि कम्युनलिज्म जो था वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के एस्पायरेशन और उसके जो इंटरेस्ट थे उन्हीं पे डिपेंडेंट था, जिनको पूरा करने के लिए लोगों ने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देखा और कम्युनलिज्म का साथ दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास इंडिविजुअल रिमेन्ड ऑन द होल फ्री ऑफ कम्युनलिज्म इवन इन 1930s एंड 1940s. तो देखिए, ऐसा नहीं कि सारे मिडिल क्लास के जो लोग थे वो सारे ही कम्युनलिज्म का साथ देने लगे. ऐसा भी कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास इंडिविजुअल ऐसे भी थे जो कि कम्युनलिज्म से फ्री थे, और वो पीरियड था उनका 1930 से 1940s के बीच में. बाद में और कम्युनलिज्म बढ़ गया था, लेकिन इस बीच में बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास ऐसे भी थे जो कम्युनलिज्म से फ्री थे. आगे बढ़ते हैं. Absence of opening in industry, commerce, education and other social services and the cultural and entertainment fields, the government services was the main avenue of the employment for the middle class. तो देखो, अगर इस पॉइंट का मतलब समझना कि अगर किसी कंट्री में इंडस्ट्री ही ना हो, कॉमर्स का डेवलपमेंट ना हो, जहाँ पे जॉब मिलता है लोगों को, एजुकेशन की कमी हो, सोशल सर्विसेज ना हो, तो उस कंट्री में क्या होगा यार, वो लोग गवर्नमेंट के को प्रेशर डालेंगे ना, गवर्नमेंट को बोलेंगे यार जॉब दो, गवर्नमेंट सर्विसेज दो. जहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, जहाँ इंडस्ट्री नहीं होगी, वहाँ लोग तो गवर्नमेंट में ही जॉब मांगेंगे ना. तो गवर्नमेंट सर्विसेज वाज द मेन एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता था. मिडिल क्लास काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था, और मिडिल क्लास डिमांड कर रहा था जॉब दो. देखा कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, तो कम्युनल हो जाओ कि भाई हमें जॉब मिल जाए, बाकी को मिले ना मिले, हमारे कास्ट को जॉब मिल जाए, हमारी कम्युनिटी को जॉब मिल जाए. इस टाइप के डिमांड शुरू हो गए और कम्युनलिज्म को फर्दर हवा मिला. ठीक है, फर्दर हवा मिला. आगे बढ़ेंगे. So the communal politics till 1937 was organized around the government jobs.
educational concession, and like as also political solutions like seats in legislative council, municipal bodies। तो देखो 1937 तक जो कॉमनल पॉलिटिक्स रहा ना, वो ऐसा नहीं था कि मतलब हम भारत पाकिस्तान अलग बनाएंगे ये वो। उस समय जो पॉलिटिक्स थी 1937 तक, वो थी किस बेसिस पे, गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए हमारे कास्ट वाले लोगों को, हमारे रिलीजन वाले लोगों को, हमारे कम्युनिटी वाले लोगों को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दो, कंसेशन दो एजुकेशन में, ऐसे मुद्दों पे, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सीट में रिजर्वेशन दो, जैसे कॉमनल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं ना, जिसमें कॉमनल अवार्ड वाला से जोड़ सकते हो आप इसको, कि भाई हमारे लोगों का जो सीट है रिजर्व हो म्यूनिसिपल बॉडी में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो 1937 तक इन्हीं मुद्दों पे कॉमनलिज्म का बेसिस रहा। नेक्स्ट देखो, कॉमनलिज्म को काफी मिस इंटरप्रेट किया गया। They misinterpreted the social tension and class conflict between the exploiter and exploited belonging to different religions and as a communal conflict। तो ये देखो मिस इंटरप्रेट किया जाता है इसको कि भाई जो कम्युनल टेंशन थे ना, जो सोशल टेंशन थे या फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें जो एक्सप्लॉइटर था और जो एक्सप्लॉइटेड था, जो लोग मतलब जो जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया और जो एक्सप्लॉइटेड थे, वो अलग अलग कम्युनिटी के हैं, ऐसा मिस इंटरप्रेट किया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। while the discontent and clash of interest was real, ये डेफिनेटली ये रियल था, and was due to non religious और नॉन कॉमनल फैक्टर। लेकिन इसके पीछे कोई भी रिलीजियस रीजन नहीं था, कोई भी कॉमनल फैक्टर नहीं था। ये बस ये फैक्टर था कि एक्सप्लॉइटर एंड एक्सप्लॉइटेड थे, लेकिन इसमें धर्म का कोई नाम नहीं था, कम्युनल इसमें कोई रिलीजियस मैटर नहीं थे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और 31.3 में लेके आऊंगा जल्दी आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। पसंद आया लाइक कर लेना इस वीडियो को, एंड जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय।